मैम। तो जस्ट टू मेक श्योर कि कोई ऑडियंस आपकी गलत ना समझे, ये मैं नहीं कह रही कि जम्मू कश्मीर में हीरोज़ या हीरोइंस की कमी है, पर उनका जो एक प्रेजेंटेशन होना था या उनको एक नेशनल मेन स्ट्रीम पे लाना था, या इवन विद इन JNK, क्योंकि जब हम मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे भी जो यूथ हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली फर्स्ट हैंड बड़े बड़े वेटरन्स, आर्मी वेटरन से सुना हुआ है कि 1960s में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, जम्मू नहीं बॉम्ब हुआ क्योंकि बावे देयर वाज सम रिप्रेजेंटेशन, छोटी लड़की लाल कपड़े पहन के ब्रिज पे चल रही है एटसेट्रा. सो यू हैव हु इज प्रोटेक्टिंग जम्मू सिटी? एक देवी प्रोटेक्ट कर रही है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले कुछ एपिसोड में एक जम्मू डेडिकेटेड पॉडकास्ट किया था, उसके रिलीजन के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, एंड यू गाइस शोड सो मच लव एंड सपोर्ट टू दैट पॉडकास्ट, सो वी हैड टू ब्रिंग अनदर गेस्ट। जो आज के गेस्ट होने वाले हैं उनका नाम है मनु खजूरिया। आई होप जम्मू के जितने भी लोग देख रहे हैं लोकल, उनके बारे में जानते होंगे। शी इज़ वेरी मच लोकल अबाउट जम्मू's हिस्ट्री, डेटीज़ एंड रिलीजन। सो आज का पॉडकास्ट हम उनके साथ शूट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जम्मू में रहते हुए भी जम्मू की अगर बात नहीं की तो आई गेस इट्स अनफेयर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के गेस्ट हमारे साथ बहुत ही खास हैं, उनका नाम है मनु खजूरिया। हेलो मैम। हेलो तन्वीर, हाउ आर यू? आई एम गुड और थैंक यू मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए. मैम इट्स आवर प्लेजर। मैम, जब भी हम जम्मू के हिस्ट्री की, कल्चर की बात करते हैं, योर नेम हाईलाइट्स सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी। आई सॉ यू ऑन द ट्विटर। तो मैम थोड़ा सा पहले अपने बारे में आप बताएंगे। ऑफ कोर्स मेरा नाम सजेस्ट करता ही है कि मैं डोगरा हूँ और जम्मू से हूँ, और मेरे दादके नानके सब यहीं जम्मू से हैं, इनफैक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी परवरिश जम्मू में नहीं हुई है, क्योंकि मेरे फादर की जो जॉब थी, सर्विस थी, वो बाहर थी. तो JNK से बाहर थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई अलग अलग स्टेट्स में की है इंडिया की. और मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स आर टिपिकल डोगरास. एक अखनूर से हैं, मेरी मदर अखनूर से हैं, और मेरे फादर बिश्नाह तहसील से हैं. सो वो टिपिकल डोगरास थे, और उस जनरेशन के डोगरास, बिकॉज माई फादर इज़ इन हिज 80s एंड मदर इज़ इन हर 70s. तो हमारे घर में वैल्यूज़, हम जहाँ भी रहे, चाहे वो झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, इनफैक्ट हम मेरे पापा की पोस्टिंग अफ्रीका में भी थी, तो हम कुछ साल वहाँ भी रहे. तो हमारे घर की वैल्यूज़ जो थे वो बिल्कुल टिपिकल डोगरा वैल्यूज़ थे. तो वो तो मैंने इनहेरिट किए ही, थैंक्स टू देयर अपब्रिंगिंग. बट उसके साथ मुझे लगता है जो मुझे बाहर रहने का फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आया कि डोगरों को कोई जानता नहीं है. जहाँ भी मैं गई, बिकॉज मेरा सरनेम बहुत यूनिकली डोगरा है, इट्स खजूरिया. सो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता. इनफैक्ट लोगों को ये कन्फ्यूजन होता था कि आप कहाँ से हो, बिकॉज इट इज़ सच ए यूनिक सरनेम. तो मुझे हर को बताना पड़ता था कि मैं कौन. वो मुझसे पूछते थे डोगरा कौन है. तो मुझे लगता है मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल ईयर्स से स्टार्ट किया था लोगों को बोलना कि मैं कौन हूँ. मैं एज ए नॉट मनु खजूरिया, बट डोगरा कौन है. तो ये जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस थी, ये मेरे साथ बचपन से रही. चूँकि मैं दूसरे राज्यों में पापा की सर्विस की वजह से अलग अलग राज्यों में रही और अलग अलग स्कूलों में गई. फिर मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से हुई. तो ये मेरे साथ बहुत पहले ये सवाल आ गया था, और मुझे इस बात का एक ये एहसास था कि डोगरा आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट समवेयर, स्पेशली इन द नेशनल मेन स्ट्रीम. उस समय तक तो मैंने जम्मू में जो डोगरा आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है या JNK पे, उस पर सोचना नहीं शुरू किया था. मैं तो अपने बाहर जो मुझे अनुभव हो रहे थे उस पर मैंने काफ़ी सोचना शुरू किया था. तो उसकी वजह से वो एक फैक्टर था. एंड देन 2008 में जब अमरनाथ लैंड पर जब वो एजिटेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें जम्मू में एक मास मूवमेंट ऑफ अ काइंड विच वाज नॉट सीन पिछले कई सालों से, वो जब मैंने देखा, और मैंने उसकी खासकर जो रिपोर्टाज देखी, जो रिपोर्ट्स आ रही थी न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया मतलब TV में, आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड. बिकॉज जम्मू की जो पिक्चर बन के बाहर आ रही थी वो बहुत ही गलत थी. ना वो जस्टिस दे रही थी जम्मू के लोगों को, ना यहाँ की संस्कृति को, ना यहाँ का जो एक
बड़ा सिंक्रेटिक सा इथॉस है, साथ मिल के रहने वाला और सबके लिए अपने लिटरली अपने दरवाजे खोल देने वाला, वैसी पिक्चर इमर्ज नहीं हो रही थी। हमारे पास बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सनस भी नहीं थे, मैंने ये रियलाइज़ किया। और कुछ ही थे, एक दो गिने चुने थे जिनको एनडीटीवी उस वक्त आई थिंक इट वाज आई थिंक उनकी मोनोपोली थी। सो दैट्स व्हेन आई सॉ दैट तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें जम्मू के बारे में बात करनी चाहिए। और अगर हमारे पास जो भी स्किल है, मान लीजिए मैं नाटक में बहुत प्रोफिशिएंट हूँ, या मुझे लिखना आता है, या मुझे गाना आता है, मुझे बोलना आता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी हो सकते हैं आपके पास, जो भी है, आप जहाँ भी हैं, आप क्या कर सकते हैं इस आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने में, ये आपको करना चाहिए। तो उस वक्त जो मुझे लगा मेरी जो एबिलिटी है उसको मुझे यूज़ करना चाहिए जम्मू की बात करने के लिए, और वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। ओके, ग्रेट ग्रेट। मैम, जैसे आपने बोला कि आप बाहर की स्टेट्स में भी रहे हैं, बाहर की प्लेसेस में भी रहे हैं, हाउ पीपल सी एज जम्मू एंड कश्मीर, कैसे मतलब कैसे पोर्ट्रे होता है कि जम्मू कश्मीर में क्या चलता है क्या नहीं? मैं अपने अनुभव की बात करूंगी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ आज की टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, वेयर इज़ कि आपके साथ जो चीज़ें हुई आप वो कह सकते हैं। तो एनेक्डोटल एविडेंस के हिसाब से तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक कन्फ्यूजन है। जब आप कहते हो आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, तो या तो वो आपको पंजाबी समझते हैं, डील डॉल हमारी वैसी है ही मिलती जुलती, और या फिर आपको कश्मीरी समझते हैं। सो विद नो डिसरिस्पेक्ट टू आइदर ऑफ द कम्युनिटीज़, जो बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत एनरिच्ड उनका कल्चर है, बट कहीं आपकी जो आइडेंटिटी है एज समबडी फ्रॉम द जम्मू प्रोविंस, या एक यूनिक आपकी एक एथनिसिटी तो यूनिक है ही, पर उसके साथ जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो उसका कल्चर है, वो कहीं कम्प्लीटली इग्नोर्ड हो जाता है या इरेज्ड हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत प्रश्न आए स्कूल टाइम में, तो आते थे कि क्योंकि हम हर गर्मी छुट्टी में तो यहाँ आ जाना, हमने मेरा दादी घर, नानी घर सब यहीं जम्मू में है, ऑल माई रिलेटिव्स जितने रिश्तेदार हैं वो सब जम्मू में ही रहते थे। तो हम हर छुट्टी, जैसी छुट्टी होनी, मेरे पेरेंट्स, मेरा एक छोटा भाई है, तो हम चारों जम्मू आ जाते थे। तो स्कूल में मुझे फ्रेंड्स पूछते थे कि आप जम्मू रेलवे स्टेशन से शिकारा लेते हो क्या? तो एंड मेरे नानके पक्के डंगे में हैं, सो इमेजिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मैं शिकारे पे पक्के डंगे जा रही हूँ। सो ये मुझे हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ता था, और मुझे लगता है कि बचपन में मैंने तंग आकर एक बार कह भी दिया था, हाँ हम ना शिकारे से जाते हैं पक्के डंगे तक। सो ये हमेशा एक क्राइसिस रहती थी, आइडेंटिटी क्राइसिस। वो मैंने कॉलेज में भी फेस की। आई वेंट टू लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर भी वही सवाल था कि कौन होते हैं, खजूरिया क्या होते हैं, डोगरे क्या होते हैं। जम्मू, वो सोचते थे जम्मू एंड कश्मीर इज़ जस्ट वन एंड द सेम। डिस्टेंस का भी नहीं पता था, जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस है वो तो पता नहीं था, लैंडस्केप का नहीं पता था, कल्चरल डिफरेंसेस का पता नहीं था। सो बर्फ पड़ती है, हाँ, जम्मू में बर्फ पड़ती है। वो चलिए मैं कहूँगी कि व्हेन आई से जम्मू, आई मीन ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स। तो मुझे लगता है ठीक है, हमारी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती भी है, लेकिन तो इसलिए वो तो चलिए आप कहेंगे तो टेक्निकली करेक्ट है कि जम्मू में पड़ती है भाई बर्फ, रामबन साइड में पड़ जाएगी, भदरवाह में पड़ जाएगी, किश्तवाड़ में पड़ती है। सो दैट इज़ ऑल राइट। बट हाँ, एक जनरल आइडिया ऑफ जम्मू वाज सो रॉन्ग कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मतलब वो मेरे फ्रेंड सर्कल से। एंड देन आई नोटिस्ड, ये तो चलो एनेक्डोटल एविडेंस मेरे गैदर हो रहे थे कि लोग जानते नहीं हैं, बट देन कहीं नेशनल मेन स्ट्रीम में, चाहे वो आपका जो कहते हैं ना पॉप कल्चर इज़ लाइक आपके टीवी सीरियल्स हो गए, मूवीज़ हो गई, कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। लाइक एज अ किड, मुझे नहीं पता अब क्या पढ़ते हैं बच्चे, बट हम अमर चित्र कथा तो बहुत पढ़ते थे। तो अमर चित्र कथा में भी आई कैन नॉट फाइंड माई हीरोज़, इन द सेंस कि मेरे को लोकल हीरोज़ नहीं मिल रहे। बहुत सारे योद्धाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं अमर चित्र कथा में, लेकिन जनरल जोरावर सिंह का कहीं नाम नहीं है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मुझे नहीं दिख रहे, मुझे वो फीमेल आइकॉन्स भी नहीं दिख रही जिनके साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ। ऑफकोर्स नेशनल हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, बट हमारे जो जम्मू के भी जो हीरोज़ एंड हीरोइंस जो हैं, वो नेशनली भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, राइट? क्योंकि हमारी बाउंड्रीज हमारी कंट्री की एक्सटेंड की हैं। सो आई नेवर फाउंड देम एनीवेयर। तो मुझे लगने लगा था कि ये क्या है, मैं अपने आप को कहीं खोज ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे करनी पड़ेगी बात, या तो मैं रो सकती हूँ, कंप्लेन कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि ऐसा होता है, या मैं कुछ कर सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ों ने फिर मुझे प्रोपेल किया, फोर्स किया कि मैं कुछ तो करूँ। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे आपने बोला कि आपको हीरोज़ काफ़ी कम दिखे, या फिर ऐसा शो नहीं हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर का कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनके हीरोज़ या आपने बोला कि फीमेल फिगर्स, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो
जस्ट टू मेक श्योर कि कोई ऑडियंस आपकी गलत ना समझे, ये मैं नहीं कह रही कि जम्मू कश्मीर में हीरोज़ या हीरोइंस की कमी है, पर उनका जो एक प्रेजेंटेशन होना था या उनको एक नेशनल मेन स्ट्रीम पे लाना था, या इवन विद इन JNK, क्योंकि जब हम मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे भी जो यूथ हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी बदला है, बहुत ज़्यादा बदला है, और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। आई कैन आई स्टार्ट फीलिंग कि नाउ आई कैन किक माई बूट्स एंड अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, क्योंकि अब हमारे यूथ ही इतनी अच्छे से बातें कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। बट ये उनकी प्रेजेंटेशन पहले नहीं हुई। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो फेमिनाइन आइकॉन्स हैं या जो हमारी इतनी सारी फीमेल कोई हीरोइंस हुई या नहीं हुई, तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमन लाइक यू, मुझे लगा कि हमारी कौन सी ऐसी आइकॉन्स है, ऐसी कौन है जिनको मैं देख सकती हूँ। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई जानते हैं, बट हमारे रीजन से कौन सी हुई। तो जो सबसे इंट्रीगिंग मुझे बात लगी, मतलब एक तो हमारे जितने आपके जो शक्ति स्थल हैं, इन द सेंस जितनी देवियों के मंदिर हैं, वो चाहे बावे वाली माता हूँ, सुकराला माता हूँ, सरतल माता हूँ, इतनी सारी, मतलब ये तो दिस इज़ द लैंड ऑफ शिवा एंड शक्ति। तो शक्ति इतनी सारी, और उनके साथ जो दंत कथाएँ या लोक कथाएँ जुड़ी हुई हैं, जिनको हम कहते हैं फोकलोर्स, वो इतनी एम्पावरिंग हैं कि अगर आप वही सुन लें तो आपको लगेगा कि अरे इफ़ आई जस्ट थिंक ऑफ बावे वाली माता, जब मैं किसी परेशानी में हूँ, मैं उनके बारे में सोच लूँ ना, तो मुझे हिम्मत आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक्चुअली फर्स्ट हैंड बड़े बड़े वेटरन्स, आर्मी वेटरन से सुना हुआ है कि 1960s में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, जम्मू नहीं बॉम्ब हुआ क्योंकि बावे, देयर वाज सम रिप्रेजेंटेशन, छोटी लड़की लाल कपड़े पहन के ब्रिज पे चल रही है, एट्सेट्रा। सो यू हैव हु इज़ प्रोटेक्टिंग जम्मू सिटी? एक देवी प्रोटेक्ट कर रही है, एक आदि शक्ति, शी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आदि शक्ति, तो एक फेमिनाइन डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हम सुकराला माता की बात करें, तो उन जंगलों को, उन पहाड़ों को कौन प्रोटेक्ट कर रही है? एक अगेन देवी प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसे कितने शहर हैं जिनकी जो प्रिसाइडिंग डेटी हम कहते हैं इंग्लिश में, पर उनकी जो देवी होती है, उस जगह की जो देवी होती है, शी इज़ प्रोटेक्टिंग। मतलब आप किसी मेल डेटी पे नहीं रिलाई कर रहे हैं, आप एक फीमेल देवी पर, मतलब एक एक फेमिनाइन डिवाइन पे ये कर रहे हैं। तो उनको ही देख के उन कहानियों को लगता है कि अरे ये कहानियाँ तो मेरे रीजन की हैं, जहाँ एक स्त्री को या एक स्त्री शक्ति को, डिवाइन शक्ति को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। फिर दूसरी चीज़, अब मेरा ही गांव है, बिश्ना तहसील में है बमनाल, वहाँ हमारी एक दाती है। सो वो एक विलेज डेटी है, वो हमारी ग्राम देवी है, वो भी अब देवी है, राइट? वो एक फीमेल है, शीतला देवी उनका नाम है, दाती का। तो उनकी भी कहानी है। इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। मेरे गांव की जो दाती है, उनका तो लव स्टोरी है, एपिक लव स्टोरी है, एंड अमेजिंग कि आपकी उस शीतला देवी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसके बाद लोगों ने उनको, अगेन मैं एक इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगी, डेईफाई कर दिया, यानी उनका देवीकरण कर दिया। तो अगेन उनको इतनी मान्यता मिली उन दातियों को, उनके सैक्रिफाइस को, जो भी उन्होंने किया, उनको रिकग्निशन मिला। एंड इंटरेस्टिंगली, चूँकि मैं खुद पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं सोच रही थी कि क्या इसमें कोई फीमेल आइकॉन है जिस पर आई शुड लुक। तो मैंने देखा कि उनमें भी दातियाँ हैं जिन्होंने एक्चुअली जो आज कहेंगे ना पॉलिटिकल एक्टिविज्म, वो किया हुआ था। बुआ भागा हैं, फिर एक और दाती हैं जिन्होंने एक्चुअली टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट कुछ एक्टिविज्म की थी, उसमें वो मारी गई। किसी की ज़मीन ले रहा था लोकल राजा, तो उसमें कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उनको फिर हमने देवी माना। उनको आज तक वहाँ मेल लगती है, वो जो जिस क्लैन से, जिस परिवार से ये गलती हुई थी, वो आज तक उनको उनके सामने जाते हैं, उनके सामने झुकते हैं। सो मुझे लगा अरे वाह, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म जिसमें जनरली विमेन नहीं आती हैं, औरतें आगे नहीं आती हैं, वो भी हमारी रोल मॉडल्स रह चुकी हुई हैं। ऐसी काफ़ी किंग मेकर्स भी रही हैं जिन्होंने एक्चुअली राजा को जगाया है। ये कहानी है, जम्मू का राजा भाग कर कहीं छुपा हुआ था, तो वो जो नंबरदारनी थी उसने उनको मोटिवेट किया कह के कि कैसे राजा हैं जम्मू के जो लड़ नहीं सकते, जो बाहर से आतताई आए हैं वो उनके अगेंस्ट लड़ नहीं सकते, तो शर्म की बात है। उनकी ये बातें सुन के उस राजा के अंदर एक हृदय परिवर्तन या एक करेज आया, कन्विक्शन आया कि नहीं, मुझे जाके लड़ना है। तो ये हमारी स्त्रियों का रोल रहा है अलग अलग एस्पेक्ट्स में। मैं नहीं कह रही कि सबको पॉलिटिक्स या सोसाइटी में इंटरेस्ट होना चाहिए या उनको लड़ाई में जाना चाहिए, बट हर रोल में। इनफैक्ट वॉरियर प्रिंसेसेस, मैंने इन सब के बारे में अपनी किताब में लिखा है, माउंटेन गॉडेसेस। इट्स माय फर्स्ट बुक, पहली किताब है मेरी, यूके में पब्लिश हुई है, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी हो, पर उसमें मैंने वॉरियर प्रिंसेसेस के बारे में भी लिखा है।
तो जब हम वॉरियर प्रिंसेसेस की बात करते हैं तो किश्तवाड़ की कोकिला सेन है, उन्होंने तो जाके मतलब राजा के सामने, चौगन है ना किश्तवाड़ में, वहाँ पे सारे इकट्ठे थे क्योंकि कश्मीर से एक अटैक हो रहा था, तो वहाँ पे सारे युवा खड़े थे, वहाँ पे ये आती हैं घोड़े पे सवार कोकिला, यंग वुमन विद लॉन्ग हेयर फ्लाइंग इन द एयर, ऐसी फोकलोर्स में कारकों में डिस्क्रिप्शन है, शी इज़ होल्डिंग अ स्पेयर इन वन हैंड, त्रिशूल दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है, और राजा के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लड़ना है। आप हमारे समाज की सोच आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा कहते हैं जाओ लड़ो। शी इज़ दी ओनली वुमन हु गोज़ राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड वो कहते हैं जाओ तुम लड़ो। उसके पीछे, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र की थी कि राजा उसके पीछे 4 लोगों को, अपने सैनिकों को लगाते हैं कि जाके पीछे से जाना, देखना इस चीज़ ओके, बट शी गोज़ एंड वो पहाड़ी में एक ऐसी जगह पे, एक माउंटेन पास में वहाँ खड़ी होती हैं, और जैसे जैसे एक एक करके दुश्मन सेना के सैनिक आते हैं वो एक एक को मारती चली जाती हैं। उसके बाद जाती हैं वहाँ नदी में नहाती हैं, गौरी शंकर मंदिर में वो पूजा करती है, फिर राजा के पास आती है और कहती हैं मैंने अपना धर्म निभाया। सो ऐसे भद्रवाह की अथर्वानु एक रानी है, रानी मंगला रही, जिसको कहा गया है कि उन्होंने तो पोरस को चैलेंज करने के लिए, मतलब पोरस उनके पिता थे बट उन्होंने सिकंदर को चैलेंज करने के लिए, अलेक्जेंडर को चैलेंज करने के लिए वो रेडी हो गई थी। सो ऐसी हीरोइंस हमारी हैं। सो वी डोंट हैव टू लुक फार, हमें दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे खुद के रीजन में, हमारे खुद के प्रांत में इतनी एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको लगेगा कि एम्पावरमेंट की मिसाल है हमारा समाज। हम तो लड़कियों को पैर हाथ नहीं लगाने देते, तो ये हमारा समाज है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ग्रेट। मुझे ये सब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं पहली बार सुन रही हूँ ये सब, किसी ने बताया नहीं या फिर खुद से हुआ नहीं कि हमारे ऐसी इमेजेस भी रह चुकी होंगी। इट्स मतलब बहुत अच्छा लगा और गर्व महसूस हुआ सुन के। स्पीकिंग ऑफ योर बुक, आपने अभी मेंशन किया, आप अपनी थोड़ी सी बुक के बारे में बताएं, क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि वी नो, हमने जो पिछला एपिसोड किया था उसमें हमें पता है कि वी हैव हिस्ट्री, लेकिन उसके थोड़े से नहीं है, आर्काइव्स नहीं है। सो आपकी बुक यहाँ पे हेल्प करती है अब स्पीकिंग अबाउट द कल्चरल हेरिटेज। तो आपको कैसे लगा कि आपको लिखना चाहिए और डोगरा हेरिटेज और कल्चर के बारे में? लिखने का मेरे अंदर बहुत समय से मतलब चल रहा था कि मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। मैंने काफ़ी सालों पहले मच यंगर में ये एक्सप्रेस किया था अपनी फैमिली में कि मुझे लिखना है एक दिन। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे किस पर लिखना है, क्योंकि जम्मू तो हमेशा मेरे माइंड में रहता है, मेरे दिल में रहता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं किस पर लिखूँगी। फिर बिकॉज प्राइमरी आई एम अ मदर, आई थिंक आई सी माई सेल्फ एज अ मदर फर्स्ट। तो मेरे बच्चे जब तक छोटे थे मैंने इस पर बहुत सोचा नहीं, उस ड्रीम को पाल के रखा था। फिर जब मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, मेरे पास ज़्यादा समय है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना ध्यान थोड़ा रख सकते हैं, बिल्कुल, तो मैंने एक ऑथरशिप कोहॉर्ट ज्वाइन किया। मुझे लगा कि थोड़ी सी मुझे धक्के की ज़रूरत है कि एक ग्रुप बनेगा तो हमें एक वो होती है, इंकरेजमेंट होती है। वो ज्वाइन किया, जब उसमें चल रही थी कुछ वर्कशॉप्स, फिर हुआ कि किस सब्जेक्ट पे लिखना है, तो मेरे दिमाग में आई थिंक 2 इश्यूज़ बड़े क्लियर थे। एक तो एज अ वुमन आई वांटेड टू गिव अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज मुझे 2015 से मैं एक थोड़ा पब्लिक रोल, या मैं कहूँगी कि पब्लिक स्पेस में मैं आ चुकी थी, और मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस थे कि हाउ इज़ अ वुमन टेकन व्हेन शी इज़ ऑन अ पब्लिक स्पेस, हाउ ईजी और हाउ हार्ड इट इज़। दोनों चीज़ें हैं, कई चीज़ें ईजी हैं, कई चीज़ें हार्ड हैं। एंड दूसरा मुझे क्लियर था मेरी आइडेंटिटी। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी आइडेंटिटी पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, और जब मैं मेरी आइडेंटिटी कहती हूँ तो मैं अपने कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बातें की थी, जहाँ जहाँ मेरा एक्सेस हो सकता था, और मैं नॉन जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रही हूँ जिनको ऑब्वियसली दे आर इन गुड प्लेस ऑलरेडी, और मुझे हमेशा लगा कि वो फ्रेंडली हैं, वो चाहते हैं कि बात करें, बट ऑब्वियसली पहले तो हमें बात करनी होगी ना। सो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ही बात करनी होगी, और फिर मुझे लगा नहीं, जम्मू के से रिलेटेड मुझे कुछ लिखना है। और ये थोड़ा ऑर्गेनिकली मुझे आया कि माउंटेन गॉडेसेस, क्योंकि मुझे लगता है माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, लगता नहीं सच्ची बात है, माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज़ माई फेथ। मेरा फेथ मेरा रॉक है। वो है जो मुझे बांध के रखता है, जो मुझे हिम्मत देता है, और उसमें मैं इन देवियों को गिनूंगी। क्योंकि वैष्णो देवी तो हैं ही, वो मैंने बचपन से अपने माता पिता को देखा कि दुर्गा स्तुति कर रहे हैं, या नवरात्रों में आप जानते हैं कि जम्मू में कैसे कितनी ज़्यादा फेस्टिवल, एब्सोल्युटली इट इज़ लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मान्यता बहुत है। तो मुझे लगा मैं उनके बारे में क्यों ना लिखूं जिनसे मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है।
क्योंकि हमने ना ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं कि ये फेथ है, ये मेरा काम है, लेकिन मेरे काम में जो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए वो तो वहीं से आ रहा है। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ मैं बावे वाली माता को याद करती हूँ, मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी इसमें। सो आई एम टॉकिंग टू हर ऑल द टाइम एंड ये बचपन से मेरा रहा है कि मैं कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन में रहती हूँ इन माई हेड, समटाइम्स अलाउड विच इज़ वेरी स्कैरी बाकी लोगों के लिए कि ये किससे बात कर रही है, लेकिन मैं कॉन्वर्सेशन में रहती हूँ अपने देवी देवताओं के साथ। तो मुझे लगा मैं ये लिखूँ कि दिस इज़ वॉट आई ओ एवरीथिंग टू, इनकी वजह से जो भी मैं कर रही हूँ इनकी वजह से है। जिस दिन वो चाहेंगे कि अब बस तुम्हारा काम हो गया उस दिन सब बंद हो जाएगा, ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो इसीलिए मैंने उनके बारे में बात करना चाहिए। और दूसरा मुझे लगा कि बाकी जो जम्मू के बाहर के लोग हैं, इसलिए माई मीडियम इज़ इंग्लिश, मुझे लगा उनको पता होना चाहिए कि कितना सुंदर हमारा रीजन है जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहाँ एक ऐसा रीजन है जहाँ लड़कियों को, कन्याओं को इतना ज़्यादा उच्च स्थान मिला हुआ है। वो मैं आई लिटरली वांटेड टू शो ऑफ माय रीजन कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल फिलॉसफी में, प्रैक्टिसेस में, और इतनी कहानियाँ हैं। दातियाँ बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जम्मू रीजन का। और भी जगह हैं, क्लैन डेटीज़, विलेज डेटीज़ हैं, बट हमारे पास भी इतनी कहानियाँ हैं। वॉरियर प्रिंसेसेस की बात करें तो हम नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में रहते हैं, सारा टाइम इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो वो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि बहुत सारे मेल वॉरियर्स तो हैं, मतलब उनकी बात तो हम करते हैं, करनी भी चाहिए, उनके लिए हमने इतने गीत भी लिखे हैं, बट हमारी विमेन क्या कर रही थी? मेरा ये एक प्रश्न था कि व्हाट वर दे डूइंग जब मेन वर गोइंग इनटू द वॉर, तो हमारी औरतें क्या कर रही थी? तो मैंने देखा अरे इतनी सारी तो खुद मैदान में जाके लड़ने को तैयार थी। कुछ थी जो कह रही थी अपने हस्बैंड्स को कि आप जाओ लड़ो, पीछे से मैं संभालूंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इज, हम प्राइमरीली या तो किसान ही हमने खेती की है या फिर हम वॉरियर्स हैं। तो दे हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। सो देन आई फेल्ट कि उनको हमको बताना चाहिए। प्लस मेरी बुक में मैंने पिक्चर्स भी काफ़ी ये करके पब्लिशर को कि कुछ पिक्चर्स होनी चाहिए, तो उन स्थलों की, उन जगहों की मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाली हैं। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द बुक इंक्रीजेस जैसे ही कलर्ड पिक्चर्स आती हैं, बट दे आर सो इम्पैक्टफुल। इसका लॉन्च नेहरू सेंटर लंदन में हुआ था। नेहरू सेंटर इज़ अ गवर्नमेंट वेन्यू, सो वहाँ पे लॉन्च हुआ था। एंड उसके बाद मुझे कई लोगों ने आकर कहा कि ये जो पिक्चर्स और पीछे उसकी चल रही थी, जो फोटोज़ थे वो सरथल माता एट्सेट्रा प्लेसेस की थी, तो पीपल केम एंड सेड कि हमको तो जाने का मन कर रहा है जम्मू, ये देखने का। तो ये भी मेरा एक इंटेंशन था कि वो आके देखें। कोई भी आज घूमता है ना, तो वो अच्छे होटल के लालच में या कंफर्ट्स के लालच में या आपके वेस्टर्नाइज्ड खाने के लालच में टूरिस्ट नहीं आता, वो एक कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए आता है। तो वो क्या देखना चाहेगा कि दाती वर्शिप क्या होती है, क्या कहानी है, वो स्टोरी टेलिंग के लिए आता है कि व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस रीजन। सो उन्होंने जब वो कहानियाँ देखी, राजौरी में है तो वहाँ जो माता है वो वहाँ के लोग मानते हैं कि उनको शेलिंग से बचाती हैं, क्योंकि LOC पे बहुत शेलिंग होती है राजौरी में, नौशेरा वाला आपका सारा एरिया। तो वो बहुत क्यूरियस हो गए कि अरे इंडो पाक बॉर्डर पे कोई एरिया है, वहाँ कोई एक देवी है जो लोग मानते हैं कि ये बचाती हैं। सो आई वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड कि ये बहुत सुंदर रीजन है, आप आएँ देखें, और कहानियाँ इतनी हैं और उन कहानियों का एक मैसेज है। एंड फाइनली एक पॉइंट ये भी था कि जब मैंने ये रिसर्च स्टार्ट की कि मुझे अपनी दाती की कहानी पता है, लेकिन बाकी दातियों का जब मुझे सोर्स करना था, देन आई रियलाइज्ड कि बहुत कम लोगों को अब अपनी दातियों के बारे में मालूम है, स्पेशली यंगर जनरेशन की बात कर रही हूँ। अगर मालूम है तो उनको कहानी नहीं मालूम। जिस नाम सुना है, हाँ नाम सुना है, मेल होती है, जाना पड़ता है, वो तो होता है। अब जैसे हमारी दाती है, शादी भी होगी, जब मेरी शादी हो रही थी तो पहला कार्ड जो था वेडिंग कार्ड, वो उनको दिया जाता है, पहला हार्वेस्ट उनको दिया जाता है। बट इसके पीछे आज के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो जैसे आपको हार्वेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया कि जब पहले आपकी हार्वेस्ट होती है, प्रोडक्शन होती है, आप वो दाती के पास लाते हैं। मेरे गांव की बात कर रही हूँ, आप दाती के पास लाते हैं, भंडारा लगता है, आप सब मेल में बैठ के खाते हैं, और इन अ वे अनोनिमसली, मान लीजिए आपके क्लैन में कोई है जो उतना इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है, उसकी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कुछ हिस्सा उनको भी जाता है, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता। जो दे रहा है उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, जो ले रहा है उसमें इन्फीरियोरिटी आ सकता है। यहाँ ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो दाती का है, मेरा है ही नहीं, मेरे खेत की प्रोड्यूस मेरी है ही नहीं, वो तो दाती की है या भगवान की है, जो आप बोले। तो इसीलिए अगर वो किसी को दिया जा रहा है तो मैं अपना नहीं दे रही, ये दाती दे रही है। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। अगर कोई दाती माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट की रक्षक है, तो आप उसको कैसे आप उसको हाथ लगाएंगे, क्योंकि वो है उसकी ओनर। जैसे जो सुकराला माता की कहानी है,
उन्होंने तो उनको पनिश किया जिन्होंने उनके जंगल में आके वहाँ के जानवरों को मारा, वहाँ हंटिंग की, तो उन्होंने उनको पनिश किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे जंगल में आके तुमने मेरे जंगल के जानवरों को तुमने हाथ कैसे लगाया, वहाँ शिकार कैसे किया. सो शी इज द ओनर ऑफ ऑल दैट यू थिंक कि आप एंटाइटल्ड हैं, जो भी हो गया. सो ये अमेजिंग स्टोरीज ये बतानी थी, और थोड़ी कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में कि आज भी वैल्यू रखती हैं, ये मुझे लगा कि ज़रूरी है. सो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी. ग्रेट. मैम, स्पीकिंग ऑफ, आप फेथ की बात कर रहे थे. बहुत से लोग बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, लेकिन आजकल हमने जितना भी देखा है सोशल मीडिया पे ओवर फेथ की बात करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा फेथ दिखाने लगते हैं, या फिर आजकल टर्म्स यूज़ होती है बैकवर्ड्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अब स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं. हमारी जो अभी की जनरेशन है, जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, वट एवर द रीज़न बी, द सोशल मीडिया या फिर रील्स वगैरह के लिए आजकल ऐसा कुछ ट्रेंडिंग. व्हाट डू यू थिंक, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आजकल लोग अपने गॉड्स की तरफ जा रहे हैं, अपने कल्चर की तरफ, ऐसा बोल सकते हैं, फेथिज्म की तरफ जा रहे हैं, वैसा? पहली बात तो ये है कि अब जा रहे हैं, इसका मतलब कि पहले नहीं जा रहे थे, या कुछ एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी. तो अगर तो वो सही रीजंस के लिए जा रहे हैं, अब वो रील बनाने के लिए जा रहे हैं, वो तो मैं अप्रिशिएट नहीं करती, बिकॉज आपका हेतु या इंटेंट जिसको बोलते हैं वो इंटेंट ही गलत है. तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. जो आपको मोमेंटरी प्लेजर मिलेगा रील्स बनाकर, वो बिल्कुल मोमेंटरी होगा, बड़ा ट्रांजिटरी होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा. कितनी आप फिर आपको लगने लगता है नेक्स्ट कौन सी रील बनाऊं, इसमें कितने लाइक्स आएंगे. आप उस रैट रेस में लगे हुए हैं, और वो जो इफ़ेक्ट होना चाहिए था आपका उस स्पिरिचुअल ट्रैवल का, यात्रा का, वो आपको उसमें से कुछ नहीं मिला. आपने इनफैक्ट नुकसान ही किया. सो मुझे लगता है कि अगर तो एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपको अपने धर्म की, या देयर इज़ एन इंटेलेक्चुअल लव फॉर गॉड. गॉड फियरिंग पे मैं विश्वास नहीं करती, बिकॉज भगवान से डरने की कोई बात नहीं है. वो तो परम पिता और परम माँ है, तो फिर वाई यू अफ्रेड ऑफ योर यू नो परम पिता एंड परम माँ. तो वो नहीं होना चाहिए. बट देयर शुड बी एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया है, मेरा उस बनाने वाले के साथ संबंध क्या है, और अगर उसने मुझे ह्यूमन लाइफ गिफ्ट की है तो मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए, हाउ एंड व्हाट शुड आई डू. इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी धार्मिक लिटरेचर में, धार्मिक फिलॉसफी में, तब तो बहुत अच्छी बात है. उसका आपको असर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र सब सुंदर चीज़ें कहते हैं. हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो उसमें कहा गया है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, विच मीन्स कि भगवान रिसाइड्स, भगवान सबके हृदय में है. कितनी अच्छी बात है. इट इज़ सच एन इंक्लूसिव थॉट. तो वैसे ही इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भगवान ने या हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, और अलग अलग फॉर्म्स में कही गई हैं. सो इफ़ यू आर डूइंग इट विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, उसका आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा. और फिर आप एक्चुअली अपने आप को कह सकते हैं कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हिंदू. आप किसी भी फेथ से हो सकते हैं, बट एक और टर्म है हिंदू इन नेम ओनली, विच इज़ लाइक मेरा नाम तो है हिंदू, लेकिन मैं उसमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं करती विच इज़ लाइक आई कैन से कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ. तो फॉर बिकमिंग अ प्रैक्टिसिंग हिंदू या वट एवर आप धर्म फॉलो करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके शास्त्रों में क्या लिखा है. एक कोशिश होनी चाहिए उसको समझने की. हमारा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए समझना सीखना हमें समझ नहीं आता हम क्या सोर्स लें. बट उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर मेकर एंड देन हाउ यू शुड लीड योर लाइफ. एक्चुअली ये दो सिंपल से क्वेश्चन आंसर करता है फेथ, और डायरेक्शन देता है आपको. नहीं, वैसे तो जो आपने बातें बोली वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब कोई भी हम वोकल हो जाते हैं ना सोशल मीडिया पे भी, तो हमें टैग मिल जाता है, या फिर ये कट्टर समथिंग है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, सोशल मीडिया की टैग की आप बात करें तो मुझे मालूम नहीं कौन टैग दे रहा है, वो कहाँ से, विच प्लेस दे आर कमिंग फ्रॉम, वो आई एम नॉट श्योर. लेकिन आई थिंक आपको ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए अपना फेथ, एंड टैग्स का तो बॉदर नहीं करना चाहिए अनलेस आप ऐसी बात कर रहे हैं जो एक्चुअली किसी को हर्ट कर सकती है. अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं और जो सही नहीं है, देन यू हैव टू चेक योरसेल्फ. आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं, और उसका फीडबैक अगर आपको ऑनेस्ट कोई फीडबैक है तो वो आप ले सकते हैं. अदरवाइज अगर मैं जस्ट बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अगर मैंने बिंदी लगाई है, मैंने हाथ में मौली पहनी है, या मेरा कोई भी ऐसा सिंबल मैं कैरी करती हूँ या कुछ प्रैक्टिस करती हूँ,
और जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग दोज टेनेट्स अगर मुझे कोई कट्टर बोल रहा है तो आई हैव टू इग्नोर दैट, बिकॉज मेरे प्रैक्टिस करने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा. इट इज़ मेकिंग मी अ बेटर पर्सन इंडिविजुअली, एंड इट इज़ ऑल्सो मेकिंग मी अ बेटर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें लाऊंगी. अगर मैं ऑन द पाथ ऑफ धर्मा हूँ, धर्मा मतलब होता है कि सही पाथ पे हूँ, तो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए अच्छा ही करूँगी. तो देन यू विल हैव टू इग्नोर दैट. सो यू विल हैव टू चेक कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं. मैम, स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया, हाउ यू सी एज अ सोशल मीडिया, bane or boon? I see it as a boon because I have used it and I have got results. In the sense कि जब शुरू किया जम्मू के बारे में बात करना, तो ऐसा कोई नेशनल मीडिया, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो जम्मू के लोगों की को आवाज़ दे रहा था. कोई भी हमें प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था, कोई हमें, हमारी कोई आवाज़ नहीं थी ऑन दिस एरिया, ओके, इस सेक्टर में. तब सोशल मीडिया केम एज एन ऑल्टरनेटिव मीडियम, जो कि बहुत पावरफुल टूल था कि ठीक है आप नहीं बुलाएंगे तो हम अपनी बात यहाँ से कर सकते हैं. तो शुरू में 2015 की बात कर रही हूँ, जब ये सारा चर्निंग और काम शुरू किया मैंने, तब मैं उस वक्त बोलती थी कि आई रियली डोंट केयर, मैं रूफटॉप से शाउट करूँगी जो भी मुझे जम्मू के बारे में बोलना है. नहीं है कोई सुनने वाला तो कोई बात नहीं, एक आदमी भी मिलेगा तो उसको मैं बताऊँगी कि जम्मू का सच क्या है या जम्मू क्या है, उसकी खासियत क्या है, मैं बताऊँगी. बट सोशल मीडिया बिकेम सच अ पावरफुल वेपन. मैंने शुरू में फेसबुक पे लिखना शुरू किया, उसके बाद ट्विटर आया. तो ट्विटर पे जब मैंने लिखना शुरू किया, उस समय तो जम्मू के लोग भी नहीं थे ट्विटर पे. तो अगर आप मेरी फेसबुक के पीछे आप जाएंगी टाइमलाइन पर, तो आप देखेंगी कि मैं हर थोड़े हफ्ते में कहती थी जम्मू यू शुड बी ऑन ट्विटर, जम्मू यू शुड बी ऑन ट्विटर. ये मैं तब बात कर रही हूँ जब इक्का दुक्का लोग थे ट्विटर पर, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ट्विटर इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम. एंड और भी कुछ लोगों को समझ में आ गया था, तो दे शिफ्टेड टू ट्विटर. एंड मतलब हम टैग कर सकते हैं वहाँ लोगों को, या ज़्यादा विजिबिलिटी है. तो मुझे लगता है कि यू नो इट इज़ दैट, ये शायद एग्जाम्पल बहुत लोगों ने दिया होगा, बट आई फील इट्स दैट नाइफ एंड एप्पल वाली जो एग्जाम्पल है, कि आप उससे एप्पल काटते हैं या किसी का गला काटते हैं उस चाकू से, उस पर डिपेंड करता है. तो सोशल मीडिया फॉर मी हैज़ बीन दैट नाइफ जिससे मैंने एप्पल काटा है, उससे विजिबिलिटी बनी है, जम्मू की बातें हम कर सके हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम बता सके हैं. और अब तो मतलब इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स, मतलब जम्मू से इतनी आवाज़ें उठ चुकी हैं. ट्विटर पे अब विजिबल हैं, इतने सारे लोग बोलते हैं. इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स अमंगस्ट यूथ, तो आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ मोर पॉपुलर. वो मुझे काफ़ी देर बाद समझ आया. आई एम नॉट वेरी गुड एट इंस्टाग्राम, बट मैं आई हैव शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम ऑल्सो. मुझे लगा कि चलो यूथ से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे होना पड़ेगा. एंड अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगी तो शायद मेरी स्ट्रगल भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत लंबे यू नो समय तक समझ नहीं आता कि अभी मुझे क्या कहना है इंस्टाग्राम पे, मैं कौन सी फोटो लगाऊं, बिकॉज इट्स वेरी विजुअल एंड आई एम नॉट गुड एट दैट. सो बट स्टिल मतलब आई हैव कम, बिकॉज मुझे लगता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. तो जम्मू वालों के लिए तो नॉट जस्ट फॉर मी, आई थिंक इट इज़ अ बून, एंड हमको उसको बून की तरह यूज ही करना चाहिए. बेन नहीं बना देना चाहिए कि हम माइंडलेस रील्स बनाते रहें, जिसका ना तो मुझे फ़ायदा होगा, बिकॉज आई विल ऑल्सो गेट इन टू सम काइंड ऑफ, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. बट आपकी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, तो रील्स बनाएं, लेकिन अगर उससे कम्युनिटी का फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट. तो आप ज़रूर बनाएं, और बनते भी हैं. हाँ, काफ़ी ज़्यादा जम्मू की रील्स वायरल हुई हैं, बहुत ज़्यादा. उसकी वजह से लोगों को पता भी चला कि ऐसी ऐसी जगहें हैं जम्मू में. एब्सोल्युटली, इतनी सुंदर, बिकॉज लोकेशंस पे खासकर वो जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, मुझे तो लगता है उन्होंने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. बिकॉज हमारे इश्यूज रहते थे हमेशा कि जम्मू इज़ नॉट बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम दी गवर्नमेंट एजेंसीज. हाँ, तो वो तो मुझे लगता है इंडिविजुअल ब्लॉगर्स ने इतना अच्छा काम किया है. फिर प्लस हमारे आर्टिस्ट जो गाते हैं, डोगरी गीत गाते हैं या गोजरी में गाते हैं, पहाड़ी में गाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक बहुत ब्यूटिफुली यूज किया उन्होंने सोशल मीडिया. सो वेरी गुड. इट इज अ yes it is dream good. Ma'am, speaking of Dogras, आपने एक मूवमेंट शुरू किया है वॉइस ऑफ डोगरास, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, वॉइस ऑफ डोगरास भी यहीं से मर्ज किया था. मतलब जो मैंने आपको बोला कि 2008 में जब मैंने देखा कि जम्मू हैज़ बीन मिस रिप्रेजेंटेड नेशनल मीडिया में, नेशनल मेन स्ट्रीम में, तो मुझे लगा कि कुछ तो हमको करना चाहिए. एंड उस समय आई वॉज एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ, जब 2008 की बात कर रही हूँ, आई वॉज एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जहाँ आई वॉज अ यंग मदर. आई हैड लिटरली बेबीज़ मेरे लैप में. तो उस समय मैं कुछ कर नहीं पाई थी, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती थी और सोचती रहती थी कि क्या करना है. बट जब थोड़े बड़े हुए मेरे बच्चे, मतलब फुल टाइम स्कूल जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो आई थॉट द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि
लेट अस ऑल गेट टुगेदर, जो लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं और कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे ही करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं स्टेट में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर थी, मेरे हस्बैंड की जॉब इनफैक्ट उस समय यूएस में थी जब 2008 की बात है। तो आई थॉट कि चलो हम इसका यूज़ करते हैं, ये जो नया एक टूल आया है। तो मैं आई गॉट इन टच विद मैनी पीपल, बहुत लोगों को मैंने लिखा जिनको मैं जानती थी। और एक्चुअली मैं जम्मू में मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ से पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे रिश्तेदार बहुत थे। तो मैंने शुरू किया था अपने कज़न्स को लिख के, मैंने परेशान किया कि कौन जुड़ सकता है। उसके बाद फेसबुक पे जितने जम्मू के ग्रुप्स थे उस वक्त, ये मैं 2015 की बात कर रही हूँ, मैंने उन सबको लिखा था। मैंने सबको मैसेंजर पे एक मैसेज डाला था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम और साथ मिलके एटलीस्ट बात कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, या कुछ चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं क्या। बिकॉज ऑफ कोर्स सब कुछ आप अलग अलग कुछ काम कर सकते हैं, सबके अपनी एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ आपको इकट्ठा आना पड़ता है। तो मैंने पूछा, लेकिन उस वक्त आई थिंक पीपल वर नॉट दैट ओपन माइंडेड, तो उनको समझ नहीं आया कि ये कौन है और क्या बोल रही है। तब मुझे लगा कि चलो कुछ अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं आर्टिकुलेशन करना चाह रही थी अंग्रेजी में, इसीलिए ताकि मैं बाहर के लोगों को बता सकूं कि क्या चल रहा है। टू रीच आउट द मासेस। यस, टू रीच आउट द मासेस। मैं JNK में तो काम करने वाले या जम्मू में काम करने वाले, चाहे वो डोगरी भाषा हो, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनका काम अगर मुझे बाहर तक ले जाना है तो या तो मुझे हिंदी में बात करनी है या डोगरी में बात करनी है। मुझे लगा है आपके भी शायद कुछ कमेंट आया था कि डोगरी में करो पॉडकास्ट। तो मैंने डोगरी में अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है प्रवीण शर्मा जी को, बट मुझे लगता है कि वो मेरा पर्व्यू नहीं है। वो बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे है कि जो वो काम कर रहे हैं वो बाहर कैसे पहुंचाया जाए। तब हमने वॉइस ऑफ डोगरास उस हिसाब से स्टार्ट किया। इनफैक्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन ऑनेस्ट थ्रू आउट, बट लेट मी टेल यू दिस स्टोरी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि मैंने डोगराज एस क्यों किया है प्लूरल, बिकॉज देयर वाज नोबडी, इट वाज जस्ट मी। आई वॉज स्टिल रीचिंग आउट टू पीपल। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इकट्ठा करूँ, और मैं लंदन में थी उस वक्त, और मैंने जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत डिस्कशंस देखी लंदन में खासकर होते हुए, क्योंकि कई बार लोग ये पूछते हैं कि आप लंदन में हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैं आपको ये बताती हूँ कि आए दिन, हर 2 दिन छोड़ के जम्मू कश्मीर पर लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में कोई ना कोई डिस्कशन हो रही होती है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो पार्लियामेंट में, किसी ना किसी फॉर्म में कोई डिस्कशन चल रही होती है। बिकॉज पाकिस्तानीज बहुत हैं यूके में, तो ऑब्वियसली उनका अपना एक एजेंडा है कश्मीर को लेकर, और हमारी अपनी एक सोच है, तो उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं था। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि हम ये हैं। प्लस तब तक JNK में जो नोटिस किया जा रहा था उसमें ये था कि जम्मू रीजन इज बीइंग इग्नोर्ड, डिस्क्रिमिनेशन बहुत थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो कल्चरल हो। तो ये स्टार्ट हुआ, लोग उससे जुड़ते गए, हमारी एक छोटी सी टीम बनी, और काफ़ी चीज़ें हमने की। हमने 2 बार सेमिनार्स किए जम्मू यूनिवर्सिटी में डोगरा हिस्ट्री पे, जो उसके पहले हुए नहीं थे। मुझे डोगरा मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने आके कहा कि मैम ऐसा कोई सेमिनार हुआ नहीं है। हमने बहुत सारे, मैं उस समय बहुत एक्टिवली ओपिनियन एडिटोरियल्स लिखती थी डेली एक्सेल्सिया में। इनफैक्ट लोग समझते थे कोई आदमी लिख रहा है, बिकॉज मेरा जेंडर कंफ्यूजिंग नेम है मनु, सो दे यूज्ड टू थिंक सम मैन मस्ट बी राइटिंग, क्योंकि इतने पॉलिटिकल ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स हैं। तो मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे। उसके बाद जैसे मैंने कहा सेमिनार तो किया। महाराजा हरि सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी हमने 2016 में मुझे लगता है यूके पार्लियामेंट में मनाया, लॉन्ग वे बैक। जब तक यहाँ मनाना नहीं शुरू हुआ था, एक्चुअली एट दैट टाइम उतने लार्ज स्केल में नहीं होता था। हमने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक MP हैं, फ्रेंडली MP हैं, बॉब ब्लैकमैन, उनके साथ वो किया। इनफैक्ट ये जो ब्रिटिश MP हैं उनको हम जम्मू कश्मीर लेकर आए, तो जो उनकी जम्मू टूर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरी थी। तो जो कार्यक्रम हुए यूनिवर्सिटी में हुए, उनको अमर महल में एक हाई टी रखी गई, फिर उनको लेजिस्लेचर भी दिखाया गया। ये सारी चीज़ों डोगरा सदर सभा में उनका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ। सो नाउ एट द मोमेंट वी हैव 1 फ्रेंडली MP यूके में जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से, और हमेशा डोगरों को भी याद करते हैं, क्योंकि डोगरा सदर सभा में ना उनको पग पहनाई गई थी, और वो लिटरली इतनी ज़ोर से ठोकी गई थी लिटरली उनके सर पे, कि वो आज भी याद करते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे पग पहनाई थी। सो ये सारे काम हमने किए। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, दिस वॉज अगेन लॉन्ग बैक। एंड अब तो मुझे लगता है यूके में काम कम है, बिकॉज हमारी टीम जम्मू में भी है। इनफैक्ट इट्स अ मोर एक्टिव टीम। तो हम अभी भी कर रहे हैं, वी आर वेरी, मैं कहूँगी कि इवॉल्विंग है वॉइस ऑफ डोगरास का काम। अगर कल्चर पे कोई काम कर रहा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज पे कर रहा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हिस्ट्री पे इतना अच्छा कर रहा है, आपके पॉडकास्ट में इतने अच्छे लोग आए हैं जो हिस्ट्री पर अब इतनी अच्छी काम कर रहे हैं,
तो हमारा काम ईजी हो गया। फिर हमको लगता है आइडिया इस कि आप ऐसा काम करो, और चूंकि हम इशू बेस्ड काम करते हैं कि अगर वो इशू ही खत्म हो जाए तो वो बेस्ट है, आपको वो दिक्कत ही नहीं रहे। सो इट्स अ फास्ट इवॉल्विंग ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जो जम्मू के इश्यूज पे जो भी हम बोल सकते हैं वो हम बोलते हैं। और एज आई सेड, अब तो आई वुड से कि जम्मू में ही हमारा मेन काम है। ग्रेट। मैम, अभी आपने ना एक सेंटेंस यूज़ किया, वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में या फिर इन्फ्लुएंशियल रोल्स में थोड़ा कम दिखती है। हम दोनों वुमेन हैं तो मेरा बात करना बनता है इस पे। हाउ डू यू थिंक कि रोल क्यों कम है, या फिर आजकल जैसे पेट्रियार्की चल रहा है तो लोग ओपिनियंस कम लेते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन वी नो इन द हिस्ट्री लोग कम पूछते थे वुमेन्स का। उनको लगता था कि सिर्फ घर पे काम है या फिर फैमिली में काम है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मेजर रोल्स में है जिसमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो हाउ डू यू थिंक कैसे जा रहा है वुमेन्स का? मुझे लगता है कि पेट्रियार्की भी जो थी, मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट है पेट्रियार्की का, ये भी बहुत बाद में आया। मतलब अगर आप भारत की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया विच इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बट जो आपका ओरिजिनल सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट है भारत का, उसमें पेट्रियार्की वाज नेवर एन इशू। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ऐसी बहुत सारी ऋषिका हुई जो ग्रेट स्कॉलर्स थी। बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेम्स इज़ गार्गी, वो एक ऋषिका थी। तो उसके बाद हमने क्वींस भी देखें, वॉरियर प्रिंसेसेस भी देखे, हमने उनको फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा। सो वो जो मैं एक डार्क पीरियड बोलती हूँ, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म का हो या जो हमारी कंट्री का जो उस समय हो रहा था, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स, एंड ऑब्वियसली उन फॉरेन इन्वेजन से कुछ फॉरेन आइडियाज़ भी आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना पेट्रियार्की का, ये एक फॉरेन आइडिया है मेरे हिसाब से। जितना मैंने पढ़ा और समझा है, मुझे लगता है एक फॉरेन आइडिया है। बिकॉज हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जहाँ विमेन हैज़ टू, शी हैज़ अ सेकेंडरी रोल या शी इज़ लिमिटेड टू अ सर्टन रोल। आप कोई भी चीज़ ले लें, एंड उसकी आई हैव टू से कि उसकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जो लिटरल ट्रांसलेशंस हुए हैं हमारे संस्कृत वक्तव्यों के, लिटरेचर के, उनका ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जिसको हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ इसमें ऐसा लिखा हुआ है। एंड चूंकि अब हम संस्कृत नहीं जानते तो हम खुद से स्टडी करके उसको रिफ्यूट नहीं कर पाते। सो ये जो पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ से शुरू हुआ। एंड वो जो डार्क पीरियड ऑफ जो आया भी हमारे धर्म में भी आया, बिकॉज वी वर नॉट रीडिंग द रियल सोर्स, द ओरिजिनल सोर्स, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड वी गॉट ब्रैकेटेड इनटू सर्टन रोल्स कि आप यही कर सकते हो, आप यही कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ ऐसा लगा कि हमारी एम्पावरमेंट छिन गई। बट अगर आप बैक टू रूट्स जाएंगे, आपने शुरू में कहा था कि हम बैक टू सर्टन वेज जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज वुमेन हैज़ नेवर बीन पुट इन टू अ सर्टन कैटेगरी ओनली। मतलब वो सिर्फ माँ नहीं है, मतलब इसीलिए तो हम दातियों की बात कर रहे हैं या देवियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मदर तो है, लेकिन मदर के साथ वो ये सारी चीज़ें भी कर सकती है। बुआ भागा ने तो अपने बच्चे को पीछे बांध के लड़ाई की थी राजा के आदमियों के साथ। तो वो माँ तो थी, बट शी वॉज ऑल्सो अ लैंड ओनर हु फॉट फॉर हर लेबरर्स। सो आई थिंक उस मोड से हमको हटना होगा, उस विक्टिमहुड मोड से हमको हटना होगा। दीज आर वेरी गुड टाइम्स फॉर वुमेन। हमारी प्रेसिडेंट तो हैं ही, वुमेन प्रेसिडेंट हमारी हैं। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी देख लीजिए तो गीता गोपीनाथ है, और फाइनेंस मिनिस्टर इज़ अ वुमन। सो इन सारे पावर पोजीशंस में वुमेन हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं जम्मू की बात करूं, मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिक्स में, ठीक है आपके पॉलिटिशियंस होंगे, पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मतलब उसमें आप आते हैं, उसके बहुत तरीके होते हैं आने के, और कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप आ पाते हैं। थोड़ा इंडिया में पॉलिटिक्स इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। लेकिन लीडर को हमको पॉलिटिक्स के साथ नहीं कंफ्यूज करना चाहिए। सो पॉलिटिशियंस एक हैं और लीडर एक और डिफरेंट चीज़ है। सो लीडर कैन बी अ थॉट लीडर। आप पॉडकास्ट कर रही हैं तो आप भी थॉट लीडर हैं, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग एंड पुशिंग अ सर्टन आइडिया इनटू द सोसाइटी। जैसे वॉइस ऑफ डोगरास इज ऑल्सो एन आइडिया, इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन आइडिया। सो यू आर अ थॉट लीडर। मेरे हिसाब से आई वुड डिफाइन यू एज अ थॉट लीडर। तो उस तरह की लीडरशिप में आई थिंक मोर एंड मोर वुमेन शुड कम। जैसे आप आगे आई हैं, वो देखकर और भी लोग आएंगे। एंड आपको मैं ये बता सकती हूँ कि 3 साल पहले भी, क्योंकि जब मैं जम्मू आती हूँ तो मीडिया के साथ भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होता है, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, तो मैं खोजती थी। आई हैव एक्सटेंडेड इन्वाइट्स टू मेनी यंग वुमेन आई नो इन जम्मू थ्रू सोशल मीडिया कि आप आओ, ये इंटरव्यू होने वाला है, इंडिया टुडे का हो रहा है या किसी और का हो रहा है फॉर एग्जाम्पल,
आप आओ, आप भी अपनी ओपिनियन रखो. आई हैव नॉट ईजिली गॉट women. आई हैव हैड men come up and उन्होंने कहा है कि अच्छा हम आ जाएंगे, लेकिन women नहीं आई हैं. सो किसी इंटरव्यू में अगर आप देखते हैं कि मैं 4 आदमियों के साथ खड़ी हूँ एंड आई एम द ओनली वुमन, दैट इज़ नॉट अ चॉइस फॉर मी. इनफैक्ट मैं तो अब चाहूँगी कि आई डोंट नीड टू स्पीक एट ऑल, अदर्स शुड स्पीक. बट वो अभी उभर के नहीं आए हैं. आर्टिस्ट या क्रिएटिव फील्ड में हमारी बहुत women है, बट इस फील्ड में कम है, थॉट लीडरशिप में. एंड आई थिंक आएंगी. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ओपिनियन एडिटोरियल्स बाय वेरी वेरी करेजियस women जो बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करती हैं. उनका एक ओपिनियन है सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कैसे होना चाहिए. सो इसको हमको फर्दर इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है. विमेन के लिए स्पेसेस तो हमको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जम्मू में सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स में जाती हूँ मैं, लेकिन आई एम द ओनली वुमन एंड दैट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन. मैं चाहूँगी इशू होना चाहिए. एब्सोल्युटली. और उसका फोर्स नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप टोकनिज्म उसको बोलते हैं कि आप टोकन मत करिए कि आप किसी को भी बुला रहे हैं और आप बोले हाँ 4 औरतें बैठी हैं. दैट शुडंट हैपन. द वुमन शुड बी देयर ऑर्गेनिकली. आप उसको शुरू में अपने घरों से इनकरेज कीजिए. अगर उसका कोई ओपिनियन है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे सोसाइटी पर है, उसको आप इनकरेज कीजिए. अगर मुझ में ये इंटरेस्ट है या आप में ये इंटरेस्ट है, आई एम श्योर योर फादर हैज़ इनकरेज्ड यू, योर मदर हैज़ सपोर्टेड यू. मेरे केस में वही हुआ. मेरे फादर मुझे इनकरेज करते थे. वो कहते थे पेपर्स पढ़ो, उसके बाद मेरे साथ डिस्कस करो, तुम्हें क्या लगता है, तो मुझे अपना ओपिनियन बताओ. सो आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट. मेरा और आपका ओपिनियन भी अलग हो सकता है, बट एक ओपिनियन तो है. आई विल रिस्पेक्ट अ वुमन हु हैज़ एन ओपिनियन. आई विल रियली रिस्पेक्ट हर, बिकॉज बहुत हिम्मत लगती है अपना ओपिनियन सामने रखने के लिए, स्पेशली पब्लिक स्पेस में. आप अपना ओपिनियन रखते हैं, बहुत हिम्मत लगती है. अपने नाम और अपनी तस्वीर अपनी फोटो के साथ जब आप रखते हैं ना, तो उसमें आई रियली रिस्पेक्ट एनीवन, इवन इफ आई डोंट एग्री विद देम, आई रिस्पेक्ट देम कि आपने कोई तो कन्विक्शन है जो आप रख रहे हैं. सो आई थिंक दिस इनकरेजमेंट हैज़ टू हैपन फ्रॉम आवर फैमिलीज, डेफिनेटली फ्रॉम आवर स्कूल्स. पब्लिक स्पीकिंग को इनकरेज करना चाहिए, डिबेटिंग को इनकरेज करना चाहिए, रीडिंग को इनकरेज करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर women बट men ऑल्सो. बट हाँ, women को डेफिनेटली. आई वॉज एज अ यंग चाइल्ड, बचपन में मेरे माता पिता ने बहुत इनकरेज किया. वो मुझे कहते थे तुम 2 कपड़े कम खरीद लो, लेकिन किताबें तुम ज़्यादा पढ़ो. वो अपने लिए सैक्रिफाइस करते थे, पर मेरे लिए चिल्ड्रंस ब्रिटानिका की 10-20 वॉल्यूम्स उन्होंने खरीदी थी. जबकि वो उनके लिए, मुझे मालूम है कि उनके लिए, बिकॉज माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट इंजीनियर, वॉज इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं थी. सो हम बहुत सोच समझ के घर हमारा चलता था, लेकिन उन्होंने 20 वॉल्यूम चिल्ड्रंस ब्रिटानिका की मेरे लिए खरीदी, क्योंकि उनको लगा इंटरेस्ट है इसको पढ़ने का. लिखने पे मुझे इनकरेज किया. तो ये हमारे घरों से होना चाहिए. फिर वो स्टेट पेट्रोनेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर हम किसी के लिए डिपेंडेंट, हम किसी पर नहीं होंगे कि भाई आप ये रिजर्व करो या वो रिजर्व करो. ये घरों से होना चाहिए. एंड फिर फैमिली, आपकी शादी हो जाती है, एक स्त्री की शादी होती है, तो देन यू शुड हैव दैट सपोर्ट फ्रॉम योर हस्बैंड ऑल्सो. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक स्पेस पे जब आप आते हो, पॉलिटिक्स हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, तो आपको अटेंशन भी मिलती है. सो इट टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर मैन टू बी एबल टू हैंडल अ स्ट्रॉन्ग वुमन. तो इसमें मैं अपने हस्बैंड को क्रेडिट देती हूँ. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रियल मैन इन माई लाइफ, क्योंकि उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि आप ये सब लिख रहे हो, आप ऐसी मीटिंग्स में जा रहे हो जहाँ औरतें होती ही नहीं हैं. क्योंकि देयर इज़ अ लैक, ये तो मैं कहूँगी, एंड स्पेशली जम्मू में. सो इट टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन टू रेज अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड टू मैरी अ स्ट्रॉन्ग वुमन. तो ये एस्पेक्ट तो है ही. और खुद लड़कियों में भी जोश होना चाहिए. यू माइट हिट अ रॉक. आई हैव हिट अ रॉक मेनी टाइम्स. वो पत्थर आएगा, आप एक छोटा सा बीज अपने आप को समझें, यू विल हिट अ रॉक. उसके साइड से आप यू सर्कमवेंट दैट रॉक एंड आप एक ब्लूमिंग ट्री बन सकते हैं, अगर आप उस रॉक को सर्कमवेंट कर सकें. और वो हमें करना ही पड़ेगा. वेरी ट्रू मैम. मैम, स्पीकिंग ऑफ वुमेन, हमने आज तक देखा है कि एक वुमेन एक मदर भी है, एक कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रोल भी कर रही है, एक पब्लिक फिगर भी है. आपको क्या लगता है हाउ वी बैलेंस इट, हाउ यू बैलेंस्ड इट टू बी प्रिसाइज, एंड आपके ओपिनियन में व्हाट इज़ रियल फेमिनिज्म? क्योंकि आजकल लोग बहुत मिसकंसेप्ट कर रहे हैं फेमिनिज्म वर्ड या डेफिनेशन की बात करें, तो हाउ डू वी ऐसे एज अ होल, ऐसे हम क्या है? सी, फेमिनिज्म इज़ दैट वन इज़म जो मुझे लगता है, आपने सही बोला, कि बहुत मिसअंडरस्टूड है. और जहाँ तक मेरी बात है, जैसे अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूँगी, मुझे लगता है कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन,
लेकिन मुझे किसी भी कन्वेंशनल डेफिनेशन में अपने आप को फिट करने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बिकॉज लेट मी टेल यू कि आई हैव बीन अ स्टे एट होम मदर. तो जब मेरी शादी हुई, मेरे जब बच्चे हुए, इनफैक्ट माई फर्स्ट बॉर्न जब हुआ, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पास ऑप्शंस थे. आई हैव स्टडीड फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री. मैंने ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज से की थी. आई वॉज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर. उसके बाद मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई गई अपनी पोस्ट ग्रेड के लिए. फिर कुछ कोर्सेज मैंने यूएस में भी किए क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे. तो आई कुड हैव गॉट द बेस्ट ऑफ जॉब्स एंड मेरे साथ जो कलीग्स थे वो कर भी रहे थे. बट जब मैं माँ बनी तो मुझे लगा कि ये मैं काम किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकती. एंड आई वॉज इन द यूएस एट दैट टाइम, यूएस में थी. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आउटसोर्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ इस बच्चे के लिए, जो कि उस समय बहुत अनोइंग था, रोते रहता था सारा समय, और खाना खिलाना उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि देयर वाज अ स्टेज ऑफ माय लाइफ जहाँ मुझे लगता है कि माय इंटेलेक्चुअल रीडिंग वाज लिमिटेड टू रीडिंग नर्सरी राइम्स एंड मेरी आर्टिकुलेशन वाज लिमिटेड टू सिंगिंग नर्सरी राइम्स. हाँ, वो ऐसे ऐसे गाने गाए मैंने, डोगरी भी बड़ी लोरियाँ गाई हैं उसको, पर मुझे लगा कि आई कांट आउटसोर्स दिस, तो आई स्टेड एट होम. आई विल लुक आफ्टर माई चाइल्ड, और ये मेरा डिसीजन था. उसके बाद जब वो बड़े हुए और जब मुझे लगा मेरे पास ज़्यादा समय है, ये मुझे एहसास था कि मुझे सिर्फ ये नहीं करना है, क्योंकि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सर्टन अपॉर्चुनिटीज़. अगर मुझे अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाने का अवसर मिला है, मेरे माता पिता ने मुझे वो पढ़ाई दी है. उन्होंने इनफैक्ट कहा था तुम जितना पढ़ना चाहती हो हम तुम्हें हर हालत में सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिकली हमारे लिए मुश्किल भी हो हम फिर भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे. तब मुझे लगा कि, एंड फिर जब मैंने अपनी कम्युनिटी की सिचुएशन देखी, मुझे लगा माँ तो मैं हूँ लेकिन इसके साथ मुझे गिव बैक करना है. तो मैंने वो काम शुरू किया एंड वो बैलेंस मैंने इस तरह से डिराइव किया कि जब मुझे लगा कि वो मोर और लेस अब मुझे समय मिल गया, बच्चों ने फुल टाइम स्कूल स्टार्ट किया, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड. इट वाज नेवर एट द कॉस्ट ऑफ माय चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे ये एहसास था कि ये जो 2 सोल्स, मेरे 2 बच्चे हैं, ये 2 सोल्स जो मुझे आए हैं, मेरे पास हैं, जिनकी जिम्मेवारी मुझे है, ये मेरी पहली जिम्मेवारी है. इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं कुछ नहीं करूँगी. तो जब मुझे समय मेरा जैसे बढ़ता गया, जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं आपको समय ज़्यादा मिलता है, अब मुझे ज़्यादा समय मिल रहा है और 2 साल के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी. तो मैंने उस हिसाब से अपना वर्क एंड लाइफ बैलेंस स्टार्ट किया. सो मैंने वॉलंटरी बेसिस पे बहुत किया, बिकॉज आप जब एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं तो फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देन यू आर अ स्लेव टू योर एम्प्लॉयर. सो आई डोंट मीन इट इन अ वेरी नेगेटिव फैशन, बट इट्स अ फैक्ट कि आपको वही करना पड़ता है जो आपका एम्प्लॉयर कहता है. तो वो मैंने तब तक नहीं किया, या अपने टर्म्स पे किया, या इसीलिए वॉइस ऑफ डोगरास भी मुझे लगा कि ये मुझे ज़्यादा फ्रीडम है. अब जब वॉइस ऑफ डोगरास शुरू में जब ये आइडिया कंसीव हुआ था तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी. दिस वाज प्री कोविड टाइम्स. मैं साल में 2-3 बार जम्मू में होती थी. तो मुझे इनफैक्ट अभी भी यूके में लोग पूछते हैं कि आपका समझ नहीं आता है आप कहाँ रहते हो. एक्चुअली जम्मू की इतनी बातें कर रही होती हूँ कि उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जम्मू में है या लंदन में है. तो मेरा आना जाना भी बहुत लगा रहता था. तो ये बैलेंस जब आप स्ट्राइक कर लेते हैं तो आपको, क्योंकि घर तो अच्छे से स्मूथली रन करना ही चाहिए, आपका घर स्मूथली रन नहीं करेगा तो आप बाकी भी कहीं अपने आप को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे. घर में अशांति होगी तो काम आप कैसे करोगे. सो ये जो बैलेंस था ये मैंने बहुत सोच समझ के ये मैंने स्ट्राइक किया एंड इट सूटेड मी. और इसमें मुझे लगता है कि द रियल एम्पावरमेंट इज़ दिस कि वो हर डिसीजन मेरा अपना था और उस डिसीजन से मैं खुश भी थी और उस डिसीजन को लेने के बाद मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं था. आई थिंक दैट इज़ ट्रू एम्पावरमेंट. दैट इज़ ट्रू कि इसको शक्ति कहते हैं कि मैं खुद डिसाइड कर सकूं, और वो आपका कोई भी डिसीजन हो सकता है. मैंने कहा मैं स्टे एट होम मदर हूँ, अब तो आई एम वर्किंग विद अ थिंक टैंक, बट द पॉइंट इज़ दिस कि अब जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं और उसमें किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, और वो किसी डेफिनेशन का मोहताज नहीं है, then I'm a strong woman independently taking decisions. That is a true, I would say, I don't know what the word is, but यही true शक्ति है. Very true. Ma'am, on a lighter note, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, पब्लिक फिगर हम कह सकते हैं. ट्रोल हुआ है कभी? ओ बहुत बार बहुत बार. आई एम श्योर राज भी हो रही होंगी. कोई एक ऐसे इंसिडेंट यू फाइंड इट फनी और ऑफेंसिव, या हाउ यू डील विद द ट्रोल्स? पहले तो कोई एक टर्म था लंदन वाली दीदी या समथिंग लाइक दैट. तो मुझे एक्चुअली, मैं तो यूनिवर्सल दीदी हो गई हूँ, ये मुझे पता है. लाइक पिछले जब से मैंने वॉइस ऑफ डोगरास या जम्मू के बारे में बात करना शुरू की
तो सभी दीदी दीदी बोलते हैं और मुझे बहुत पसंद है. सो लाइक दैट आई एम अ ट्रू डोगरा. हाँ, मैं बहुत नाइव हूँ एट हार्ट. तो इनिशियली जब मैं पब्लिक स्पेस पे आई तो जो मुझे ये देखना होता था कि वो जम्मू का है, वो किश्तवाड़ से है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से है, रियासी से, उधमपुर से है, पुंछ है. इट डजेंट मैटर टू मी. कोई भी फेथ से है, आई वुड एक्सेप्ट देयर नॉट जस्ट रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, लेकिन ट्विटर पे मैं उनको फॉलो बैक भी करती थी. फिर मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि उसमें से कुछ लोग फिर ट्रोल भी करना शुरू किए. ट्रोल भी मैं माइंड नहीं करती, मैं जनरली म्यूट कर देती हूँ अकाउंट्स, क्योंकि मुझे ब्लॉक करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. फिर मुझे लगा कुछ लोगों को ब्लॉक भी करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू आई एम फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन. अब मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन एटलीस्ट, जो कहता है कि अगर तुम्हें गाली भी देनी है या मुझे आपको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो भी रिस्पेक्टफुली दो और इंटेलिजेंटली दो. अभी तुम कुछ मेरे बारे में कह रहे हो तो एविडेंस के साथ कहो, इंटेलिजेंटली कहो, तो आई विल टेक इट ऑन माई चेन. हाँ, इट्स अ ब्लो, आई विल टेक इट ऑन माई चेन, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अब तुम बेतुकी बातें करो, कुछ अजीब नाम दे दो, उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे बच्चों तक तो मत ही आओ, कोई किसी के भी परिवार तक तो नहीं आना चाहिए. देन आई ब्लॉक. देन आई फील कि और लॉजिक नहीं हो, उनके क्रिटिसिज्म में लॉजिक नहीं हो, देन आई ब्लॉक. देन आई एम लाइक आप पीछे पड़ गए हैं और आप सिर्फ बोले जा रहे हैं. तो ऐसी फ़नी चीज़ें हुई हैं. लंदन वाली दीदी था एक, फिर उसके बाद पता नहीं कुछ और भी था. हाँ, पहला अटैक ये भी था, मुझे याद है वो तो. हाँ, पहला अटैक था कि आप अकेले डोगरे नहीं हो, एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स नहीं. मैं अकेली डोगरा हूँ, ये मैंने कहाँ क्लेम किया कि मैं ही एक अकेला डोगरा हूँ. आई एम नॉट. तो ऐसा भी था. तो मुझे हंसी आती थी, मुझे एक्चुअली काफ़ी अम्यूजिंग लगता था कि आप क्या है. बीच में मुझे हर्ट भी हुआ था, बिकॉज इट वेंट टू अ लेवल कि पीपल वेंट टू सम सर्टेन स्मॉल मीडिया चैनल्स इन जम्मू एंड दे वर टॉकिंग अबाउट मी, बिकॉज मैंने कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस की थी अबाउट समथिंग, अबाउट करप्शन. आई थिंक, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट वाज करप्शन. तो फिर मुझे लगा कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं और इतनी बात कर रहे हैं, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है. मतलब आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई एम पॉलिटिकल मीनिंग आई हैव अ से, आई हैव एन ओपिनियन, एंड ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स मी. हाँ, मतलब कि देखो, मुझे लगता है पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं हूँ, इन द सेंस आई एम नॉट अ पार्टी वर्कर, आई हैव नॉट जॉइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट येट. अगर ज्वाइन कर लिया फिर आप बोलते हो तब तो बात सही है, लेकिन अभी ऑब्वियसली एवरीबडी इज पॉलिटिकल. एट द एंड ऑफ द डे जब आप वोट डालने जाते हो, आप किसी ना किसी पार्टी को पसंद करते हो तो डालते हो, एंड पॉलिटिक्स आपको मैटर करता है. आपकी गली में वो लैम्प पोस्ट पे लैम्प लाइट होगी या नहीं होगी, सड़क चौड़ी है या नहीं है, आपकी नाली बंद तो नहीं हो गई. When you in these things, if you have an agency, आप कुछ बोल पा रहे हो या आप कुछ करवाना चाहते हो, आप पॉलिटिकल हो. तो वो भी चीज़ें थी. तो मैंने काफ़ी वैसी चीज़ें देखी. फिर तन्वी, दिस गोज बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने ये भी देखा कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो तो इसके ना पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं. वो भी मुझे बड़ा फ़नी लगा. मुझे लगा अगर बाई चांस, जबकि नहीं है, मैंने कहा अगर बाई चांस मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन है तो आपको खुश होना चाहिए. कोई अगर आप कल तन्वी कहते हो कि आप कुछ पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, इवन इफ आई डोंट लाइक दैट पार्टी, आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे लगेगा कि एक जम्मू की लड़की, उसने डिसाइड किया पॉलिटिक्स में जाएगी, वो पढ़ी लिखी है, वो इंटेलिजेंट है, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो पॉडकास्ट कंडक्ट कर रही है, तो वो जाएगी तो कुछ तो अच्छा करेगी जिस भी पार्टी में जाएगी, तो आपको खुश होना चाहिए. सो आई गॉट ऑल दिस अ लॉट. तो जब वो हर्ट वाला फैक्टर भी चला गया, मतलब मुझे लगा ठीक है भाई, यू आर गिविंग मी बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, यू आर मेकिंग मी सो इम्पोर्टेंट, बट माई ट्रिक टू ट्रोल्स इज कि यू शुड इग्नोर देम. मुझे ऐसा लगता है दे आर सीकिंग अटेंशन, दे वांट अटेंशन. आप इंगेज करते हो, आपकी जितनी फॉलोइंग है वो सारे फॉलोअर्स देख सकते हैं कि आप किसी के साथ लगे हुए हो, वो उसको देखते हैं कि वो कौन है, वो क्या बोल रहा है, तो मैं उसको क्यों अटेंशन दूँ. क्योंकि वो जम्मू की बेइज्जती भी हो रही है. व्हेन जम्मू के दो लोग आपस में लड़ रहे हैं पब्लिक स्पेस में, मेरे लिए वो बहुत शर्मनाक होता है, बिकॉज आई एम वेरी टेरिटोरियल अबाउट जम्मू. आई फील कि थोड़ा सा ये, आई वुड से आई एम नॉट ऑब्जेक्टिव अबाउट जम्मू, आई एम वेरी बायस्ड अबाउट जम्मू. मुझे लगता है सिर्फ जम्मू की अच्छी चीज़ें बाहर आएँ और जो इंटरनली हम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंटरनली डिस्कस करें. अगर मुझे किसी की चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उससे 1-on-1 बात करूं, मैं पब्लिक में नहीं बोलूं. कोशिश मेरी यही रहती है. कई बार हम नाराज़ होते हैं तो हम कुछ चीज़ें कहते हैं, बट डोंट गो बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसेंसी. सो जस्ट इग्नोर देम, एंड इट्स फनी समटाइम्स. नाउ अब तो मुझे अफेक्ट नहीं करता. कुछ जो लोग हैं मेरे साथ या जो मेरे वेल विशर्स हैं उनको करता है, वो मुझे भेजते हैं ये कौन है, मैं बोलती हूँ पता नहीं क्या पता. सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ग्रेट, वी शुड इग्नोर. या वी शुड इग्नोर. और उनकी एंगेजमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए इन सोशल मीडिया के टर्म में बोले. अपनी बेइज्जती होती है ना. वो जम्मू का है अगर हैंडल, तो अपनी बेइज्जती हो रही है. कोई देख रहा है और बोल रहा है अरे ये जम्मू के लोगों को बात करने का तरीका नहीं है, या देखो ये लड़ रहे हैं. 4 लोग तो पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं उस समय आपकी लड़ाई देखने के लिए, है ना. कुछ जम्मू के होंगे, कुछ जम्मू के बाहर होंगे. तो
तो वी आर फाइटिंग लेबल्स लाइक डंगर. ओके, जम्मू के लोगों को इतने सालों पहले डंगर का ये लेबल मिला था. वी नो व्हाट डंगर मीन्स, राइट? कैटल हेडेड है, इंटेलिजेंट नहीं है. तो हम ऐसी चीज़ें क्यों करें जिससे हम उन चीज़ों को बढ़ावा दें? तो हमको लड़ना है ना, तो मुझे लगता है बाद में पब्लिक स्पेस में नहीं, उसमें आप लड़ लो, एक दूसरे को मार पीट लो. ऐसा नहीं करना, मारना पीटना नहीं, बट मतलब आप अपने इश्यूज रिजॉल्व कर लो, लेकिन बाहर मत करो. बिकॉज अभी इतनी चीज़ें जम्मू के लिए करना बाकी हैं. हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, राइट? कितने इश्यूज हैं, यूथ को एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं. अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू के फेवर में नहीं हो रही. लोगों में बहुत नाराज़गी है. तो वो नाराज़गी इनफैक्ट वैलिड है, उनके अपने इश्यूज हैं. तो ये इश्यूज सॉल्व करने के लिए आपको कोई नहीं सुनेगा जब तक आप यूनाइटेड हैं. हाँ, अगर आप यूनाइटेड नहीं है, एक का दुक्का आवाज़ इधर उधर से लग रही है, तो पॉलिटिक्स इज अ नंबर गेम. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या मेरे बुलाने पर या आपके बुलाने पर या कोई यहाँ का लीडर है? हम और आप तो चलो लीडर्स नहीं है उस तरह के, वी माइट बी इनटू थॉट लीडरशिप. तो ऐसा जो ग्राउंड लीडर है, क्या उसके बुलाने पे 10,000 आदमी इकट्ठा होता है? जब तक वो नहीं होता, जम्मू की कोई सुनने नहीं वाला. तो फिर आप क्यों अपनी वीकन कर रहे हो स्ट्रेंथ? आपस में भिड़ के लड़के उसको रिजॉल्व करो, इंटरनली रिजॉल्व करो. सो इग्नोर द ट्रोल्स, डोंट एंगेज विद देम. मुझे लगता है कि जब भी कोई कुछ आपको लिए बोलता है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनकी वन ऑन वन, जैसे आपने बोला कि डीएम्स में करें, देन दे डोंट ट्रोल. मेरे साथ एक ऐसा फैक्टर हुआ है ट्विटर पे ही, क्योंकि हमारी एक्टिव जो जम्मू की जनता है वो ट्विटर पे ही है, जे ट्विटर. तो जब भी हुआ था, आई गो टू द डीएम, उनके साथ बात की, दे डिडंट हैव एनी इशू. ऐसा होता है आई गेस. हाँ, बिकॉज देखिए, जब तक आप किसी के साथ बैठते नहीं हैं, मैं कई बार ऐसे भी सोचती हूँ कि जो चीज़ आपने मुझे ट्विटर पे बोली, क्या वो आप मेरे मुंह पे मुझे बोल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो वो बोल भी नहीं सकते. हाँ, पहली बात तो ये है कि आप उसको आमने सामने नहीं बोल पाएंगे, आप सोच के बोलेंगे, क्योंकि आपको सामने वो इंसान दिख रहा है. आप जब कुछ इतने अपशब्द बोलेंगे, इतनी खराब चीज़ बोलेंगे, आपको उसके चेहरे पे हर्ट भी नजर आएगी. आपको एक समझ आएगी कि मैं किसको बोल रहा हूँ. जो सामने जिसको बोल रहा हूँ उसकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, उसकी अपनी स्टोरी है, हम नहीं जानते. आज आप ये पॉडकास्ट करती हैं तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, आपके पीछे भी एक स्टोरी होगी. मैं अगर कुछ चीज़ें बोल रही हूँ तो मेरे पीछे भी एक स्टोरी होगी, मुझे भी स्ट्रगल्स होंगी, मुझे भी समय निकालना पड़ता है. फिर मुझे सुनना भी पड़ता है, ये लंदन में बैठी है, जम्मू के लिए बोल रही है. तो वो भी मुझे लगता है कि ठीक है, पहले मुझे दुख होता था, फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, आपको शायद नहीं समझ में आ रहा, आपको शायद गुस्सा होगा कि ये तो दूर बैठी है. और सही बात भी है, जो इंसान यहाँ बैठा है उसके पास जब गर्मी में बत्ती नहीं होती है, 10 घंटे बत्ती नहीं होती है, वो मुझे अगर कह रहा है कि आपको क्या समझ, आप तो आराम से बैठे हो, वो सही है. मैं आई टोटली एग्री विद देम कि मैं आपका वो पेन नहीं देख पा रही. अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आपको वो सर्विस नहीं मिलती, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो किसी एक लंदन के अस्पताल में जाऊंगी. वैसे लंदन का हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है, तो हम सारी चीज़ें, कई बार बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आके दिखाते हैं, बट मैं समझ सकती हूँ उस बात को. लेकिन अगर आप बेतुकी कोई बात करोगे तो वो दूसरे को हर्ट कॉज कर सकता है, और आप उसकी स्टोरी नहीं जानते. जब आप उसके साथ बैठोगे तब आपको लगेगा नहीं, इस नाम और स्टेटमेंट या इन ट्वीट्स के पीछे एक इंसान है. डीएम्स में जो आपने बात कही वो मैं एग्री करती हूँ कि वन ऑन वन कर सकते हैं, बट एज अ वुमन माई एक्सपीरियंस ऑफ सोशल मीडिया इज आई थिंक वी शुड अवॉइड डीएम्स. मैं आप एज अ वुमन बोल रही हूँ, और मैं पिछले 2015 के जो मेरा टाइम पीरियड है उस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये भी हुआ है. आई हैव बीन बैकस्टैब्ड अ फ्यू टाइम्स, एंड आई हैव सीन कि स्क्रीनशॉट्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. उसको बिल्कुल मरोड़ तरोड़ के ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि मुझे अब लगा, उसके बाद मैंने एक सीख सीखी, और मुझे लगा कि मुझे अब इस तरह की व्हाट्सएप पर बात करना या डीएम्स पे अब मुझे बात नहीं करना है. अगर मैं सामने वाले को नहीं जानती या आई कांट होल्ड देम अकाउंटेबल, आई विल नॉट टॉक. तो मेरी एडवाइस स्पेशली वुमेन को ये रहेगी, मैं लड़कों को भी एडवाइस दूंगी, बिकॉज हमारे साथ ही कुछ एक दो लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो मेल्स हैं. मैं कहूँगी प्लीज़ अवॉइड कॉन्वर्सेशन ऑन डीएम्स. आप उनको नहीं जानते, आप सोच रहे हैं आप अपनी तरफ से अच्छा बन रहे हैं. मैं ये सोचकर कि ये यहाँ के हैं, लोकल हैं, मुझे दीदी कह रहे हैं, मैं इनको अपना भाई मान चुकी हूँ, मैं ये बात रख रही हूँ, लेकिन वो बात इधर की उधर गई है, स्क्रीनशॉट्स गए हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गए हैं, क्योंकि आप बीच से कुछ उठा के कुछ डालते हैं. और वो इनफैक्ट वो जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, टिल यू नो दैट पर्सन रियली वेल, आप खुद एसेस कर चुके हैं उनसे मिलकर, डोंट टॉक ऑन डीएम्स ऑल्सो, ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, लाइक दैट. नोटेड. ओके मैम, अब हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग पे हैं.
आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑन सोशल मीडिया और ऑफ सोशल मीडिया इन लाइफ ऑल्सो। ऐसी कोई एक ऐसी चीज़ जो आप हम सबको एडवाइस करना चाहते हैं एज अ यंगस्टर और एज अ जम्मुआइट, या तो एज टू मस, वो क्या होगा? आई थिंक एक्सपीरियंस तो पता नहीं, बट हाँ कुछ मतलब आई बिन इन दिस फील्ड, तो थोड़ा या आई वुड से थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे ज़्यादा अनुभव होंगी। बाकी तो ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग। बट जो जम्मू के यूथ के लिए, बिकॉज दे आर वेरी डियर टू मी, मुझे बहुत बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैं पहली चीज़ कहूँगी कि वी मस्ट रीड। हमको पढ़ना चाहिए और बहुत पढ़ना चाहिए, इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ हमारी सबसे आई थिंक एक वीकनेस है वो ये है कि चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी आर्टिकुलेशन अच्छी नहीं है। और आज हम जिस दुनिया में या जिस समय में हम अभी हैं, वो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज होती है। आप हर एक चीज़ जो कहते हैं दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय एविडेंस, दैट हैज़ टू, अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बात करें तो वो सीधा आप कुछ लिखते भी हैं ना तो वो कहते हैं इसकी 10 साइटेशंस दो, यानी कि कहाँ क्या रेफरेंस है। आपने कोई बात कही, लेकिन अगर वो आप बैकअप नहीं कर सकते उस बात को, मान लीजिए मुझे कोई गवर्नमेंट डिसीजन पसंद नहीं है, या मुझे कोई किताब पसंद नहीं है, कोई ऑथर पसंद नहीं है, अगर आप कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड टू बैक इट अप विथ 5 पॉइंट्स। उसको करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है, मुझे लगता है कि वी डोंट रीड। वी शुड रीड, वी शुड, व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाएंगे। आर्टिकुलेशन की जम्मू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिखने की जम्मू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम भी स्ट्रगल करते हैं। जैसे वॉइस ऑफ डोगरास की अब हम एक वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो हमको कंटेंट डालना है, खासकर राइटिंग वाला, तो वी कीप इनवाइटिंग पीपल कि आप आइए, लिखिए, इसमें अपने आर्टिकल्स डालिए एट्सेट्रा। वो भी नहीं है, ब्लॉगिंग करिए, वो कीजिए। क्योंकि जब आप गूगल करते हैं, अब टेक्नोलॉजी को तो आप बेहतर समझते हैं, बट जब आप गूगल करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, कंटेंट नहीं मिलता। विजुअल कंटेंट क्रिएशन तो अब बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। दिस योर एफर्ट आई रियली कमेंड। आई थिंक ये इन चीज़ों की ज़रूरत है। बट आप जो आज मुझसे बात करती हैं या कोई भी गेस्ट स्पीकर से बात करती हैं, मुझे मेरा भी ये अनुभव है, आई नो कि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। इट इज़ नॉट लाइक कि तन्वी आई माइक के पीछे, उसने कोई भी ऐसे 5 सवाल कर लिए। उसको बहुत पढ़ना पड़ा होगा, उसने समझा होगा कि गेस्ट कौन है, उसने अभी तक क्या किया है, मैं क्या पूछूं। पर्सनालिटी हो, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ होमवर्क। दैट इज़ आपको जर्नलिस्ट में ही, आपको लोकल जर्नलिस्ट में ही कौन अच्छा जर्नलिस्ट है और कौन बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है आपको पता चल जाता है, क्योंकि वो होमवर्क करके आए हैं या नहीं। मेरे भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो मुझे पता चल जाता है, उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया होता है तो वो सही सवाल ही नहीं पूछते। वो सही सवाल नहीं पूछेंगे तो सही आंसर्स नहीं आएंगे और आपका कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं होता। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जम्मू के यूथ को नैरेटिव बिल्डिंग का काम करना होगा। वो नैरेटिव बिल्डिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, आर्ट्स के जो भी क्रिएटिव फॉर्म्स हैं, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गई, नाटक हो गया, बट राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। और कोई भी इन सारी चीज़ों को फीड करने वाली जो चीज़ है वो रीडिंग है। आपको पता होगा आप कौन हो, आपकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट डू यू वांट, ये भी हम आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं एट दिस स्टेज ना। आप अगर 4 जम्मू वालों को साथ में बैठा देंगे तो उनको आप ये पूछेंगे व्हाट डज जम्मू वांट, एक आंसर नहीं आएगा शायद। सो इसीलिए हमको रीडिंग करना, पीछे जानना, आगे का एक विजन होना, ये बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ रीड एंड प्लीज़ आर्टिकुलेट, जो भी आपका माध्यम हो, आप प्लीज़ बात करें, बोलें, पब्लिक स्पेसेस में बोलें। और इन जनरल मैसेज टू एवरीवन। आई डोंट नो कि मैं जनरल मैसेज देने लायक भी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं उतनी अनुभवी नहीं हूँ या मैंने इतना काम नहीं किया। बट मुझे यही लगता है कि हर किसी का आई थिंक जनरल मैसेज ये होगा कि एक पर्पस होता है लाइफ में, उस पर्पस को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर्पस के लिए हमको पॉजिटिवली काम करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज से कि प्रॉब्लम सबको पता है, आपको, हमको एज एन इंडिविजुअल, मुझे खुद को सिर्फ ये पूछना है कि एम आई पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, चाहे वो कुछ भी हो, वो छोटा ही हो। हमारी तो धार्मिक कॉन्सेप्ट है कि एक छोटा सा दिया इतने सारे दियों को जलाता है। तो आपका जो भी काम हो, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर हमको लगता है कि बड़ा हम्बल एफर्ट है, बट समथिंग प्रोएक्टिवली वी शुड ऑलवेज डू। वी शुड नॉट बी रिएक्शनरी, बट प्रोएक्टिवली हमको कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए अपने पर्पस को, अपने ध्येय को फुलफिल करने के लिए। वी मस्ट ऑल डू इट एंड वी शुड रिमेन पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव। थैंक यू सो मच मैम। आपके ओपिनियंस, आपने जितनी भी स्टोरी सुनाई अपनी बुक्स के बारे में, स्पेशली फॉर द डोगरा कल्चर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आई होप आपको
अच्छा लगा होगा हमसे बात करके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड एक नई स्फूर्ति भी आई जब यंग लोग हैं उनसे बात करो तो एक नई एनर्जी आती है। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो ये थी मनु खजूरिया। आज हमें बहुत से अलग पहलू के बारे में बात की, जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। जो पिछला एपिसोड था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। योर कमेंट विल मोटिवेट अस टू produce more episodes like this, and please like, share, subscribe, and we'll see you in the next one.